गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक कृतिका चैप्टर 4 और जो आज का जो शीर्षक है, जिस शीर्षक में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह माठी वाली के प्रश्न और उत्तर। इस चैप्टर के लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल जी है। यह इस चैप्टर का तीसरा भाग है। इस चैप्टर में हमने इससे पहले दो भाग में हमने यह पढ़ा था कि एक गरीब इंसान के द्वारा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने में कितनी तकलीफ होती है, जिसके पास में किसी प्रकार के प्रमाण पत्र ना हो, वह एक स्थान पर कई वर्षों से रह रही हो महिला, वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर या उसके घर को सरकार के अफसरों द्वारा उजाड़ दिया जाता है, सरकार के द्वारा उजाड़ दिया जाता है, तो उसका जो दुख दर्द होता है उसका वर्णन इस चैप्टर के अंतर्गत किया गया है और हमने पढ़ा। यह एक माटी वाली के बारे में जो सशक्त मधुरभाषी चरित्रवती एक महिला थी, जिसके द्वारा घरों में मिट्टी बेच कर अपने उदर की पूर्ति की जाती थी और उसके परिवार में केवल एक उसके पति बुजुर्ग का भी पालन पोषण भरण पोषण उसके द्वारा, उस माटी वाली महिला के द्वारा जो लाल मिट्टी घरों में बेच कर अपना पेट भरती थी, उसके द्वारा यह सारी बातें इस चैप्टर के अंतर्गत वर्णन की गई है। अब इस चैप्टर की हमने ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर के बारे में दो भागों में मैंने काफ़ी अच्छे से वर्णन कर दिया है। अब इस चैप्टर के हम प्रश्न और उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाले को सब पहचानते थे? मतलब माटी वाले को सब लोग क्यों पहचानते थे, यहाँ तक उसके कंटर को भी जानते थे। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस मिट्टी वाली को सब लोग इस कारण से जानते थे क्योंकि एक्चुअली जिस गांव में यह मिट्टी बेचने जाती थी वो भी लाल मिट्टी, वह दूर दूर तक नहीं लाल मिट्टी थी और यह उस गांव की टेहरी गांव की सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ के जो घर हुआ करते थे, वहाँ के चूल्हे जो होते थे उनको लीपा जाता था, खाने बनाने के बाद में उनको लीपा जाता था। तो उस गांव की मिट्टी रेतीली मिट्टी थी, उससे वो लीपे नहीं जा सकते थे चूल्हे और घर मकान। तो माटी खाने अर्थात गांव से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर माटी खाना था, वहां से वो मिट्टी खोद कर अपने कंटर में भरकर लाती थी और प्रत्येक गांव के घर में एक घर में मधुर भाषा के साथ में मिट्टी ले लो, लाल मिट्टी, मुलायम मिट्टी, आटे से भी मुलायम मिट्टी, खोए से भी मुलायम, रुई से भी मुलायम मिट्टी, बड़े मधुर भाषा के साथ में वह बेचती थी। और बेचने का वो कोई कुछ नहीं लेती थी, केवल अपने लिए रोटी और उसके घर में जो बुजुर्ग था उसके लिए एक रोटी, आधी रोटी, और यदि कोई देवी नहीं फिर भी वो उसे मिट्टी दे देती थी और उसे ऑर्डर दे दिया जाता था, आज हमारे लिए मिट्टी चाहिए, आज हमारे लिए मिट्टी चाहिए। उसको सब लोग जानते थे। इसका कारण यह है कि उसका जो व्यवहार था बहुत ही कुशल व्यवहार था, बहुत ही उत्कृष्ट व्यवहार था। एक इस कारण से और वो प्रत्येक घर में बड़े मधुर भाषा के साथ में जहां से भी उसे आदेश मिला वहां वह बेचती थी। इन सभी कारणों के माध्यम से उस मिट्टी वाली और उस मिट्टी वाली के कंटर जो था जिसमें मिट्टी रखकर बेचती थी उसको सब जानते थे, सब पहचानते। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? जो मिट्टी वाली थी, दूसरा प्रश्न है कि जो मिट्टी वाली थी उसके पास अपने आप को जानने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम उसका जो पति था बुजुर्ग महिला का, वो अस्वस्थ था। सेकंड नंबर, वह अपना गुजारा कई किलोमीटर तक जाती थी, माटी खाने से मिट्टी लाती थी, लाते लाते उसे 11-12 बज जाते थे। उसके बाद में वो बेचना प्रारंभ करती थी, घरों में देना प्रारंभ करती थी। देते देते उसको शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, अपना पेट भरती थी, थक जाती थी। अपने लिए गरीब, एक गरीब के पास में, बेचारे के पास में, आप बताइए
अपने आप के बारे में क्या सोचने का समय हो सकता है, सुबह से शाम तक लगा रहता है। उसी प्रकार यह मिट्टी वाली थी, वह भी सुबह से शाम तक लगी रहती थी, और इस लगे रहने के कारण से वह अपने बारे में सोच नहीं पाती थी। उसका पति जो था वह बुजुर्ग था और अस्वस्थ भी था, तो पूरा समय अपने आप में मिट्टी को बेचने में और अपने पति के भरण पोषण में ही चला जाता था, इसलिए वह विशेषतः अपने लिए कुछ नया नहीं सोच पाती थी। भूख मीठी की भोजन मीठे से क्या अभिप्राय है आप जानते हो। एक गरीब के लिए जिसको बेचारे को कभी रोटी नहीं मिली हो, एक दो रोटी मिल जाए नसीब से, तो यह कहने का तात्पर्य, इसका अर्थ यह है तो भूख और भोजन का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। आप जानते हो, भूख लगने पर हम खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है। यदि खाने वाले को भूख लगी हो तो भोजन रुचिकर तथा स्वादिष्ट लगता है, और खाने वाले का पेट पहले से भरा हो तो वही भोजन उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलेगा, भोजन की ओर देखने का उसका जी भी न करेगा। अतः स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भूख में होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सुंदर बात कही है इसमें, कि जो स्वाद होता है वो खाने में स्वाद नहीं होता है, वो भूख में स्वाद होता है। अगर आपका पेट बहुत अच्छे से भरा हुआ है, चाहे आपके सामने रसगुल्ला क्यों नहीं, रसखीर क्यों नहीं, या कोई दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ग का अमृत क्यों नहीं परोस दिया जाए, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा यदि आपका पेट भरा हुआ है तो। और आपको भूख लग रही है तो ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, अगर आपको बाजरे की रोटी सूखी भी मिल जाए उनको भी आप चबाना स्टार्ट कर दोगे, तो भूख में ही स्वाद होता है, भूख में ही खाना होता है सब कुछ। भूख है तो खाना अच्छा लगेगा, भूख नहीं है तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। वही यहाँ कहा जा रहा है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। अगर भूख मीठी हो किसी के अंतर्गत, अच्छी भूख लग रही हो, उसे खाने में कुछ भी दे दिया जाए वह उसे खा लेता है। तो भूख मीठी की भोजन मीठा से यही अभिप्राय है कि भूख मीठी होनी चाहिए, भोजन तो अपने आप ही मीठा लगने लग जाएगा। और उस गरीब महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का कहना उस महिला की इस विसंगति को दर्शाता है। उस महिला के पास पैसे का ना होना उसकी गरीबाई को, उसकी गरीबपन को दर्शाता है। उसके पास में जो कुछ भी, जहां से भी एक रोटी मिल जाती थी, क्योंकि जिनके पास में नसीब में कुछ नहीं होता था, अगर उनको थोड़ा सा भी मिल जाता है वो बहुत खुश हो जाते हैं। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जब मालकिन ने कहा, मालकिन से पूछा किसने, माटी वाली ने, कि तुमने इतने दिनों से इन पीतल और तांबे के बर्तनों को रखा रहा है? तो उस मालकिन ने कहा, नहीं, यह मेरा धर्म नहीं है, मेरे बुजुर्गों, मेरे पुरखों के द्वारा बनाई हुई चीज का। बिल्कुल सही है, जो पुरखों की चीज है, पुरखों ने अपने स्वाद को त्याग कर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपनी फैशन पर पैसा न व्यर्थ में खर्च करके, और उस पैसे के माध्यम से जो विरासत में चीजें जो जुटाई है उन्होंने, वे चीजें अब उस भाव में आगे नहीं मिल सकती हैं। पुरखों की जो, बुजुर्गों की जो विरासत होती है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है। कहते हैं कि जो पुरखों की विरासत होती है वे दोबारा से आपको उस मूल्य में, उस रूप में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिए उस मालकिन ने इस प्रकार कहा कि पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। यही कारण था कि वो पुरखों और बुजुर्गों के द्वारा जो खरीदी गई वस्तुएं, वो चाहे तांबे के बर्तन हो, चाहे पीतल के बर्तन हो, उनको वह बेचना नहीं चाहती थी। इससे यह लगता है कि उसका जो प्रेम और श्रद्धा, जो भक्ति थी, वो बुजुर्गों के द्वारा जुटाई गई चीजों में थी। नेक्स्ट, माटी वाली रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है?
माटी वाली की वृद्धावस्था तथा गरीबी पर तरस खाकर घर की मालकिन ने बची हुई एक दो रोटियां, ताजा बासी साग तथा बची कुछ ही चाय दे दिया करती थी। वह उनमें से एक आध रोटी अपने पेट के हवाले कर लेती थी तथा बाकी बची रोटियां कपड़े में बांध कर रख देती थी ताकि वह इसे ले जाकर अपने वृद्ध बीमार एवं अशक्त पति को खिला सके। माटी वाली को जैसे ही 2 या उससे अधिक रोटियां मिलती, वह तुरंत सोचने लगती कि इतनी रोटी मैं स्वयं खाऊंगी तथा इतनी बची रोटियां अपने पति के लिए ले जाऊंगी। उसके द्वारा रोटियों का यूं हिसाब लगाना उसकी गरीबी, मजबूरी तथा विवशता को प्रकट करता है। वह सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बाद भी 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाती। यह उसकी व्यवस्था ये है कि रोटियों का हिसाब लगाकर एक आध रोटी स्वयं खाती तथा बाकी अपने पति। इस प्रकार का हिसाब लगाना उसकी गरीबी वाली मजबूरी को प्रकट करता है। वो जो वृद्ध महिला थी, जो माटी बेचने वाली महिला थी, जो लाल मिट्टी बेचती थी, जो माटा खाना से लेके आती थी, जो टहरी बांध के पास में रहती थी, उसकी झोंपड़ी थी, बहुत गरीब थी, उसके पास में कुछ भी नहीं था, कोई भी धन दौलत नहीं थी, किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं थे। वो हिसाब लगाती थी, प्रत्येक घरों में जा जाकर जहां से भी बासा पासा कैसा भी साग सब्जी रोटी मिल जाता था, हिसाब लगाती थी। उसके घर से इतना मिलेगा, उसके घर से एक रोटी, उसके घर से, क्योंकि वो अपने पति का लालन पोषण करना चाहती थी। अशक्त पति था उसका, बीमार था, अस्वस्थ था, उसके लिए और अपने लिए भरण पोषण। एक गरीब व्यक्ति क्या आप जानते हो अपने लिए किस प्रकार की योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से कल्पनाएं करता है। मुझे यहाँ से ये मिलेगा, मुझे यहाँ से इस प्रकार मैं अपने जीवन को यापन करूँ। एक गरीब ही समझ सकता है, जो गरीबाई में जिस प्रकार रहता है, वो यापन करता है अपने जीवन को, वो गुजारा कैसे करता है। खैर, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन की आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। जो माटी वाली थी, मिट्टी बेचने वाली थी, आज वो अपने पति को रोटी नहीं दे पाई। इसका कहने का तात्पर्य है कि माटी वाली को घर घर माटी पहुंचाने से इतनी आय नहीं हो पाती कि वह कुछ साग या सब्जी खरीद सके। उसे घर की मालिकों से 1-2 रोटियां मिल जाती थी, उन्हें ही बचाकर अपने बीमार पति बूढ़े के लिए ले जाती थी। वह इन रोटियों को साग या सब्जी के बिना ही खा लिया करता था। माटी वाली इस बात से दुखी है कि पर विवश है कि वह कुछ कर भी नहीं सकती। उस दिन जब वह 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी तो सोच रही थी कि आज वह कुछ प्याज के पाव खरीद ले जाएगी और अपने बूढ़े को रोटियों के साथ प्याज कूट कर देगी। रोज सूखी रोटियां खाने वाला उसका बीमार पति आज तो प्याज के साथ, और उसे ये पता ही नहीं था। उसने सोचा कि मैं डेली अपने पति को, अपने बुजुर्ग पति को, अशक्त पति को, देखिए पतिव्रता औरत, पति भक्त, देखिए एक वृद्ध महिला के अंतर्गत इतना पतित्व देखने को मिलता है। मिट्टी वाली देखिए सशक्त, एक प्राणी सशक्त, परिश्रमशील थी एक महिला, वो जो मिट्टी बेचने वाली थी। देखिए एक दिन क्या है, डेली वो सूखी रोटी उसे जैसी मिल जाती थी, वो सूखी रोटी खिला देती थी अपने पति को। अब देखिए घर पर क्या मिलता है, वो क्या सोच रही है। वह सोच रही है कि चलो आज बहुत दिन हो गए मेरे पति सूखी रोटियां खा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि डेली सूखी रोटी खाए। आज मैं अपने पति के लिए प्याज खरीद के ले जाऊँ पावर, और उसे कूट कर बढ़िया से सब्जी मिलाकर बढ़िया से इसका एक चटनी टाइप बनाकर उस अपने पति को खिलाऊंगी। लेकिन घर देखती है तो क्या कल्पना करके सोचती है, और देखिए ईश्वर को नहीं मंजूर है। ईश्वर उसके घर पर आने से पहले उसको उठा लेते हैं, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह जो roटियां और जो प्याज ले रही है वो सोच कर ही रह जाती है अब वो किसके खिलाएगी, क्योंकि उसका पति चला जाता है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न है आपका सामने। कभी भी किसी भी प्रकार से हमें गरीब व्यक्ति की आत्मा को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि गरीब को न सताइए जाकी मोटी हाय और मुई खाल की श्वास रो बस में जाए। अर्थात गरीब की आत्मा को कभी नहीं सताना, कभी भी गरीब के घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, उसको सताना नहीं चाहिए। इस प्रश्न का यही अभिप्राय है। जितना हो सके गरीब की मदद करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। उसके साथ में किसी प्रकार का हमें निरीह व्यवहार नहीं करना चाहिए, निकृष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उसकी अगर एक लफ्ज भी आपके लिए अहितकारी हो गया तो ये समझ लीजिए आपका जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके जो तार जुड़े होते हैं साक्षात ईश्वर से जुड़े होते हैं। न जाने बेचारे गरीब लोग किस प्रकार अपने जीवन को यापन करते हैं, मांग मांग कर पेट भरते हैं गरीब लोग, और उसमें भी आप उनके साथ में गलत व्यवहार करें। जो कि मिट्टी वाली के साथ में जो सरकार के द्वारा व्यवहार किया गया था, अर्थात उसके घर को उजाड़ दिया गया था, क्योंकि उसके पास में कोई किसी भी प्रकार के कागज नहीं थे, और कागज ना होने के कारण उसको वहां से छोड़कर जाना पड़ा। वो भटकती रही, यहाँ तक कि अपने पति को वो शमशान घाट में जला भी नहीं पाई, क्योंकि शमशान में पानी भर चुका था। अब देखिए गरीब अपने पति तक की मौत होने पर उसको शमशान घाट में जला भी नहीं पा रही है, उसको कितना कष्ट होगा आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन इट मींस कहते हैं स्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप को स्थापित करना ही विस्थापन कहलाता है। और इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत माटी वाली जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत विस्थापन की समस्या को लेकर ही यह चैप्टर है। अर्थात एक स्थान से उस महिला के पास में कागज न होने के बाद में उसको कितनी समस्या आई रहने की, इसी को लेकर यह चैप्टर, इसी समस्या को लेकर। तो विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। आज व्यक्ति, समाज, देश सभी प्रगति की पथ पर अग्रसर होकर विकास करना चाहते हैं। आप जानते हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर विकास करना चाहते हैं। विकास के लिए देश में बिजली, पानी, सड़कें आदि की अच्छी व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। जिन स्थानों पर बिजली, सड़क संबंधी परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, वहां के नागरिकों की जमीन को अधिकृत कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। इसके बदले उन्हें कहीं अन्यत्र स्थान दिया जाता है। विस्थापितों के लिए मात्र जगह दे देने की ही समस्या हल नहीं हो जाती है। लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ने के साथ व्यवसाय तथा खेती बाड़ी से भी दूर होना पड़ता है। सरकारी आदेश की अवहेलना भी नहीं की जा सकती। लोग अपने पुरखों की बनाई जमीन, जायदाद, घर आदि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत ही कष्टकारी होता है। कुछ लोग इस दुख को नहीं सह पाते और विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं, तो कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की होती है जो किसी जमीन पर रहते तो हैं, पर उनके पास जमीन का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। इसके अभाव में वे नई जगह पर अपना आवास नहीं बना सकते हैं तथा उनके पास जो था उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अर्थात सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की यही होती है कि वो जहां भी व्यवसाय करते हैं, जिस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, जहां भी रहते हैं, वो बहुत दिनों से अपनी विरासत बना लेते हैं, और विरासत बनाने के बाद में उन्हें जब उस स्थान को छोड़कर जाते हैं, जब दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनको काफी तकलीफें महसूस करनी होती हैं, क्योंकि उनकी विरासत वो सब कुछ छोड़कर उन्हें काफी दूसरी जगह दोबारा से पुनर्वास अर्थात घर का बसाना, जब दूसरी जगह वो घर बसाते हैं उनको तकलीफें आती हैं। क्योंकि एक जगह पर जब आप इस समय को देख लीजिए, कोरोना काल को, जो कोरोना काल में जो स्थिति गंभीर हुई है हमारे विशेषकर जो नौजवानों की हुई है, जो देश विदेश में जो नौकरी कर रहे थे, दूर दूर स्थानों पर दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका जैसे स्थानों पर जो नौकरी कर रहे थे, उनको कोरोना के कारण उनकी सैलरी को कम कर दिया गया तथा उनको बहुत सारे लोगों को कंपनी फैक्ट्रियों से हटा भी दिया है। अब वो दूसरे स्थान पर वहां से हटकर आए हुए तो उनको कितनी तकलीफें हुई होंगी, वही लोग जानते हैं जिनके साथ में इस प्रकार का हुआ होगा। तो ये विस्थापन की समस्या हमारे देश में है, और इसके लिए हमारे माननीय वर्तमान तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समस्या के हल करने में लगे हुए हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो विस्थापन की अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो समस्या है, वो उनके द्वारा खत्म कर दी जाएगी। उनके द्वारा लोगों को उसी स्थान पर और उनको जमीन उनके लिए तलाश के उनके लिए नए नए घरों का निर्माण, शौचालय इत्यादि का निर्माण हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं इस चीज़ से बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि ऐसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी अग्रसर होते रहे और गरीबों के लिए वो अच्छे से अच्छा कार्य करते रहे। इस प्रकार यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है और इसके प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो जाते हैं। ये 3 भागों में चैप्टर समाप्त हो जाता है। लगभग आपके कृतिका के जितने भी चैप्टर वो सारे समाप्त हो जाते हैं। इस चैप्टर में कोई भी आपको तकलीफ हो, कभी भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।